स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो निष्ठा मॉड्यूल की ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है तो वो दीक्षा पे परीक्षा होगी और हमने जो निष्ठा मॉड्यूल करे हैं वो भी दीक्षा पर करे हैं। तो हम उसकी तैयारी की शुरुआत भी वहीं से करेंगे जहाँ पे हमने मॉड्यूल करे। इस वीडियो में हम 30 प्रश्न देखेंगे और मैक्सिमम आपको 10 मिनट का समय लगेगा। आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे और इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने बार चाहें और आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है वहीं पर आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखते हैं आप कैसे उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको ये 3 लिंक मिलेंगे। तो ये 3 लिंक हैं जो आपके दीक्षा में खुलेंगे। तो देखिए मॉड्यूल 1 को देखते हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको दीक्षा ऐप पे ले जाएगा। जब आपको ये दीक्षा ऐप पर ले जाएगा तो आपको डायरेक्ट जो तैयारी करनी है वो दीक्षा ऐप के थ्रू करनी है। ये यहाँ पे ले गया यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये मॉड्यूल तो पहले से ही पूरा है। तो ये मॉड्यूल जब पूरा है तो सबसे एंड में जाएंगे हम प्रश्नोत्तरी में। प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करेंगे, स्कोर भी होगा आपका पहले से ही, तो हम करेंगे बेस्ट स्कोर। प्रश्नोत्तरी पे फिर से जाएंगे और स्टार्ट अगेन करेंगे। अब देखिए ये प्रश्नोत्तरी खुल के आएगी। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है कि इसी में ही प्रश्नोत्तरों को आपको लगाना है जिससे आपको ये प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। और साथ में आपको क्या करना है, ये बोल बोल के क्वेश्चन और उनके आंसर लगाने हैं सो दैट कि आपको वो याद रहें। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो ये वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2020 में लागू हुआ था। तो इसका 4th ऑप्शन सही है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन 4th ऑप्शन सही है। राम दृष्टिबाधित छात्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो उसके लिए क्या होगा, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, तो समान विकलांगता वाले 2 बच्चों के लिए क्या है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया। तो सबसे पहले 1968 में, फिर 1986 में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीईएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। तो ये सही, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो देखिए पहले 10+2 सिस्टम था, अब 5+3+3+4। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया महत्वपूर्ण है। शिक्षक का विश्वास के सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, यह भी सही है। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो इसका आवश्यकता नहीं है। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत हैं।
अभिव्यक्ति के कई साधन भी हैं, काम करने के कई साधन भी हैं, प्रस्तुति के कई साधन भी हैं, तो व्यवहार प्रबंधन के कई साधन नहीं हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, आपने 10 क्वेश्चन कर दिए, तो ऐसे सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सारे मॉड्यूल्स को चेक कर पाएंगे। अब देखिए, मैं अब आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। देखिए, अब हम दूसरा और जो तीसरा मॉड्यूल है उसको डायरेक्ट देखेंगे और मैं उनके लिंक दे दूंगा आपको। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे क्लिक करके और अपने दीक्षा ऐप के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कितनी बार भी प्रैक्टिस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्कोर तो पहले से ही सुरक्षित है, उसमें स्कोर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको वो क्वेश्चंस रट जाएंगे। तो अब देखिए, दूसरा और तीसरा मॉड्यूल देखते हैं हम। देखिए, दूसरे मॉड्यूल के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा। फिर आप कोर्स मॉड्यूल्स में जाएंगे और प्रश्नोत्तरी में जाएंगे। उसके बाद में आप जहाँ पर स्टार्ट अगेन लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब प्रश्नोत्तरी में हम जा रहे हैं। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो ये जब उसका समाधान हो जाएगा तो उसका सहायक नहीं होगा, तो ये इस विशेषता नहीं है। और व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, तो ये सारी चीज़ें प्रभावी सहायक की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तो संवेदनशील शिक्षक क्या होता है? जो छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होता है। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। व्यवहार और कार्य पर भी ध्यान देना है, मौखिक अभिव्यक्ति पर भी ध्यान देना है, गैर मौखिक भाव पर भी ध्यान देना है। तो सभी इसमें ऑप्शन सही है। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जब उनका आई कांटेक्ट होगा, आँख से संपर्क करके। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? दृष्टिकोण जानना। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो ये तीसरा ही ऑप्शन सही है इसमें। तदानुभूति है, एम्पैथी। तो एम्पैथी क्या है? पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, मतलब अपने आप को दूसरे की जगह महसूस करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो ये इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। तो क्या छात्र अनुभव कर सकें? सुरक्षित और स्वीकृत। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो शिक्षक के गुण और कौशल क्या होने चाहिए? संवेदनशीलता और नियंत्रण, सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और आशंका, और संवेदनशीलता और देखभाल। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, संवेदनशीलता और देखभाल। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से देखिए, दूसरा मॉड्यूल भी हो जाएगा आपका। तीसरे मॉड्यूल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे, यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश। इसकी प्रश्नोत्तरी भाग पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रश्नोत्तरी में पूछेंगे मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? तो गरीब परिवार में भी, कुलीन परिवार में, किसी में भी हो सकती है। तो ऊपर के दोनों। इस आसन को पहचानें। देखिए, हाथ से हाथों पे जोर दिया जाता है इसमें, तो ये भुजंगासन होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। सभी भावनाएं, जितनी भी भावनाएं होती हैं उनको दबाना नहीं चाहिए और अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त नहीं करने चाहिए, सारे के सारे व्यक्त की जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? तो ऊपर की ओर खींची होती हैं हस्तोत्तानासन में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इनका। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट,
उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्कूल सुरक्षा और स्वस्थता में क्या नहीं आता है? तो पीने का पानी और भूकंप आता है। तुम साला शांत थोड़ी रहोगे। शांति तो है। वो बोल रहा है, वो भी कुछ भी नहीं बोल रहे बच्चे, चुप रहो। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो संतुलित आहार में उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का समावेश होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? तो पीने का पानी और भूकंप भी आते हैं। अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, ये भी आएगा। सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, तो ये भी होगा। तो इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? तो व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य है, योग भी है, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ भी हैं। टीवी पर व्यायाम देखना, ये तो सिर्फ देख रहे हैं तो ये नहीं होगा, टीवी पर व्यायाम देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। तो ये ऑप्शन सत्य है। शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जाता है? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। तो सभी का समेकन किया जाता है। तो इसमें सभी सही है। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल हैं? सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना शामिल है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपके 3 मॉड्यूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनके लिंक मिल जाएंगे आपको ग्रुप में। तो वहाँ से क्लिक करके आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद में आप इनके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो तीनों मॉड्यूल आपके परमानेंटली तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम और आगे करते रहेंगे प्रैक्टिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।